दोस्तों 4 नवंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का इकोनॉमी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार दोस्तों मैंने आपको तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। पहले ही दोस्तों आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले, लेकिन केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस बताए थे, सॉल्यूशन नहीं बताए थे। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं सॉल्यूशन के साथ बताएं, आंसर के साथ बताएं, ताकि हम उन्हें क्या अच्छे से तैयार कर सकें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इकोनॉमी सब्जेक्ट के, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हाई चांस इससे आने के, और जितने दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, और आपको 2 अंकी वाले, फिर 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, इस प्रकार से मैं आपको हर सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। 2 नंबर वाले बता दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, और एक ही वीडियो में हर प्रकार के हम क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। तो यदि आपने 5-6 महीने में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें तैयार कर लेते हैं, तो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के पेपर में आप क्या है अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, फिर आपके केवल ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। तो वहां से दोस्तों आपके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आर्थिक क्रियाएं तो सिंपल याद करना है। आर्थिक क्रिया यानी अर्थ के लिए जो काम किया जाए, यानी अपने फायदे के लिए जो काम किया वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। वे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे यानी मौद्रिक यानी पैसे के लिए किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे आपका एक जो श्रमिक होता है का मजदूर एक श्रमिक का मजदूरी पर क्या खेत में काम करना, एक प्रबंधक का वेतन के लिए कारखाने में प्रबंध करना, तो ये सब क्या है आर्थिक क्रियाएं। ओके, क्लियर है। आगे सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए। तो सांख्यिकी के 2 कार्य, जितने क्वेश्चन बताऊंगा प्योर सिलेक्टेड रहेंगे। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते आप तैयार रहिए। 2 नंबर में तो खास करके एक ही 2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, तो आपको क्या है प्रयास करना है कि वीडियो देखते ही देखते आप तैयार कर सकें। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप बाद में रिवीजन भी कर सकें। तो विभिन्न तथ्यों का संख्यात्मक रूप देना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ये है सांख्यिकी कार्य। जटिल तथ्यों को सरल बनाना और विभिन्न तथ्यों का संख्यात्मक रूप देना, ये है सांख्यिकी कार्य। जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें तो मैंने आपको हेडिंग याद कर लेना है, फिर उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अपनी लैंग्वेज में थोड़ा आप लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपको परफेक्ट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। तो प्रश्नावली में पूछे गए जो प्रश्न होने चाहिए सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए जिनका उत्तर हाँ या ना में देना संभव हो। प्रश्नों की प्रकृति सरल, विकल्प या बहुविकल्प या विशेष सूचना देने वाले प्रश्न होने चाहिए। मतलब अच्छी प्रश्नावली वही है जिसमें सरल और स्पष्ट हो प्रश्न, इसके साथ ही ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ओके, या एक वाक्य में हम उनका उत्तर दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, समंकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वर्गीकरण जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल, व्यवस्थित एवं बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या किया जाता है व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जाते हैं। समग्र वर्गीकरण क्या किया जाता है कि अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है और उससे जो भी हमें परिणाम निकालना पड़ता है वो परिणाम निकालते हैं। जैसे चित्रलेख क्या है समझाइए। तो सांख्यिकी आंकड़ों की सांख्यिकी चार्ट, तस्वीर आदि के रूप में प्रस्तुत करना चित्रलेख कहलाता है। बारंबारता विवरण आपको तैयार करना है। बारंबारता विवरण अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करके का एक सामान्य तरीका है। यह दिखाता है कि चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों अपने अनुरूप वर्गों की बारंबारताओं के साथ कैसे वितरित किए गए हैं। आगे देख लेते हैं, मध्यिका और बहुलक के बीच 2 अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका माध्य, मध्यिका, बहुलक। माध्य, मध्यिका, बहुलक है, इनकी दोस्तों आपको विशेषताएं तैयार कर लेनी है। उसके साथ ही माध्य, मध्यिका, बहुलक के आपको दोष तैयार करके रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट कवर करा रहा हूँ, इसी में आपको कवर भी कराऊंगा। ओके, तो अभी तो हम देख लेते हैं मध्यिका और बहुलक में अंतर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मध्यिका स्थिर रूप से परिभाषित होती है, परंतु जो बहुलक होता है वो स्थिर रूप से क्या है परिभाषित नहीं होता है। मध्यिका की गणना सरल होती है, जबकि बहुलक की जो गणना होती है क्या हो जाती है कठिन हो जाती है। आगे बहुलक, देखिए बहुलक को भूष्टिक भी कहते हैं क्योंकि दोनों एक ही शब्द रहने वाले हैं। तो बहुलक का अर्थ लिखिए, इससे आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंट रहने वाला। बहुलक की परिभाषा, बहुलक का अर्थ। नेक्स्ट है, क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्र होता है, इसे आपको तैयार करना है। तो जब से संबंध शून्य होता है तो 2 चर आपस में असह संबंधित होते हैं। ऐसी स्थिति में सह संबंध का अभाव पाया जाता है, तथापि इन चरों के बीच दूसरे प्रकार का सह संबंध पाया जाता है।
समानता शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता ही है, क्योंकि इसमें क्या है, संबंध की अनुपस्थिति पाई जाती है। निर्देशांक और सूचकांक से क्या है। देखिए जो मेरी नोट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, इनमें आपके सभी अध्याय पे इंपॉर्टेंट कवर हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है अर्धवार्षिक परीक्षा में जो लास्ट के अध्याय हैं, ओके, तो वो आपके नहीं आने, तो उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं उन्हें स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो आपको भी क्या है, छोड़ देना है, जो मैं बताऊं केवल उन्हें आपको पढ़ते जाना है। नेक्स्ट, निर्देशांक और सूचकांक से क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला। निर्देशांक की परिभाषा लिखिए, निर्देशांक से क्या है, इस पर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहले तो आपको क्या है, बिलियर के अनुसार याद करके रखना है। निर्देशांक एक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं, क्योंकि जब किसी अर्थशास्त्री के अनुसार आप परिभाषा देंगे तो तुरंत आपको यह नंबर मिल जाएंगे। बिलियर के अनुसार निर्देशांक एक विशेष प्रकार का माध्य होते हैं, बाकी से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत में व्यवस्थित भी औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे। दोहरे ध्यान यानी होता उद्देश्य, दो उद्देश्य थे उनके। क्या उद्देश्य थे? पहला था कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना, कि भारत इंग्लैंड में जो उद्योग बन रहे हैं उनके लिए कच्चा माल चाहिए पड़ेगा उद्योगों के लिए, तो भारत में से क्या कच्चा माल उत्पादित करोगे, और इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना। ओके, यहीं का सामान ले जाएंगे, ओके, वहाँ इंग्लैंड की कंपनियों में बनाएंगे और यहीं आकर क्या बेचना है। तो ये उनके दो उद्देश्य थे। विक्रय अधिशेष क्या है, फिर आपको तैयार कर दीजिएगा विक्रय अधिशेष। आगे देख लेते हैं। आगे मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में भी आपका अंतर तैयार करना है। मानव पूंजी निर्माण का लक्ष्य का प्राप्ति का एक साधन है, जबकि मानव विकास अपने आप में ध्येय होता है। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा मानव विकास की अपेक्षा कम व्यापक है। मानव विकास की जो अवधारणा है मानव पूंजी निर्माण की अपेक्षा अधिक व्यापक है। जैसे ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, तो ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा से जोड़ता है, जिसके लिए इनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में अपरिव्यय सुविधाएं उपलब्ध कराना हो। बाकी ये क्वेश्चन आपको छोड़ दें, से आपके हैं पर्यावरण वाला और ये आपका विदेशों वाला, तो अभी आपका ये लास्ट वाले अध्याय ये आपकी आने नहीं है अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो इग्नोर कर देना है। बाकी जब मैं आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो नेक्स्ट है, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, कारण बताइए। हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है इसके पढ़ने के, तो आपको तैयार कर लेना कि आर्थिक समस्याओं को इसमें क्या होता है, अध्ययन होता है। ओके, इसके साथ ही जो समस्या होता है उसका विश्लेषण किया जाता है, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सारणी इनके दो नियम आपको तैयार कर लेना है। और प्राथमिक आंकड़े की दो विशेषताएं। प्राथमिक आंकड़े की विशेषताएं, तो प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं समंक होते हैं, मौलिक होते हैं एवं अनुसंधानकर्ता तो यह स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, इनका उपयोग प्रथम बार ही किया जाता है। फिर प्राथमिक आंकड़े क्या बन जाएंगे, अपने आप द्वितीयक आंकड़े बन जाएंगे। ओके, पहली बार तो ये प्राथमिक आंकड़े, जब इन्हीं आंकड़ों को और कोई दूसरा उपयोग करेगा तो उनके लिए वो दूसरे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। ओके, तो ये आपको कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शन के दो लाभ बताइए, आपको तैयार कर लीजिएगा। चित्र में जो प्रदर्शन होता है, जैसे हमारे बारंबारता बनते हैं, ओके, तो ये जो दंड आलेख बनते हैं हमारे, तो ये सब आपके चित्र प्रदर्शन के अंतर्गत आते हैं। क्या फायदे होते हैं, क्या फायदा है कि अधिक समय तक स्मरणीय समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है। इसके विपरीत चित्रों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिक समय तक याद होते हैं। यानी अगर आपको डाटा दे दिया जाए, कहा जाए याद करो, तो आपको याद भी करेंगे तो भूल भी जाएंगे, लंबे समय तक याद नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपके चित्र की सहायता से जो डाटा प्रदर्शित किए जाते हैं वो आपको लंबे समय तक याद रखेंगे। इससे समय और श्रम की बचत, चित्रों की सहायता से समंकों को समझने और उनके निष्कर्ष निकालना बहुत ही कम समय में उनके निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इसमें परिश्रम भी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, समांतर माध्य क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑब्जेक्ट में आपका निकालने के लिए भी आता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। किसी श्रृंखला के मदों के मूल्य को जोड़कर उनकी संख्या में भाग देने पर हमें क्या समांतर माध्य प्राप्त होता है। समांतर माध्य कैसे, जो भी हमें अंक दिए हुए हैं उन हम सभी को जोड़ देंगे और उनकी संख्या का भाग लगा देंगे, तो हमें क्या समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। और आपका परिभाषा से ज्यादा आपके इस प्रकार से पूछा भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट में आता है 2 4 6 2 1, इस प्रकार से आपको दिए नंबर और कहा जाएगा इनका समांतर माध्य निकालिए। तो कैसे निकालना है, इन सभी को आपको जोड़ देना है। जो भी हमें नंबर दिए उनको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, 2 4 आपका 6 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15 हो गया टोटल 15/5। जितने इनके नंबर 1 2 3 जितने हमें नंबर दिए हुए 1 2 3 4 5, ओके, तो इनका हमने क्या नंबर कितने दिए हैं, 5 दिए हैं। तो बस आपको क्या भाग लगाना, 5 3 15, तो 3 आ जाएगा, समांतर माध्य 3। ऐसे आपको निकालना पड़ता है, ये इसलिए बता दी, एक वाक्य में हर बार पूछा ही जाता है। ओके, केंद्रीय प्रवृत्ति के कोई 3 माप लिखिए, समांतर माध्य, मध्य का बहुलक, ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। ओके, बाकी मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, टॉप 100+ ऑब्जेक्ट कवर कराऊंगा, उसमें मैं हर प्रकार का आपको समझा दूंगा जो आपका आता है। ओके, नेक्स्ट धनात्मक एवं ऋणात्मक से संबंध में अंतर आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद साधारण और भारित निर्देशांक क्या है।
साधारण और भारत निर्देशांक एक बार पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों की नाम बताइए। जब देश स्वतंत्रता के समय कौन कौन से उद्योग देश में काम कर रहे, तो चीनी उद्योग था, सीमेंट उद्योग था, कागज उद्योग था, लोहा और इस्पात उद्योग भी था, सूती बस उद्योग था। नेक्स्ट, योजना की परिभाषा लिखिए। तो एक योजना हमें बताती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना। बिल्कुल सिंपल है। योजना क्या है? योजना हमें बताती है, योजना नहीं प्लान है, कि हमें किसी देश के संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करना है या किया जाना है। नेक्स्ट है, जैसे किसी विपणन से क्या तात्पर्य है? किसी विपणन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे सांख्यिकी क्या है? ओके, तो ये आपको तय करना है। सांख्यिक विज्ञान एवं कला जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं से संबंधित समंकों के संग्रहण, सारणीय प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान से संबंध रखती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, इस बात को आपको स्पष्ट करना है, ये तैयार करना है। द्वितीय आंकड़ों से कई प्रकार है। अभी हमने आपको प्राथमिक आंकड़े देखे थे, प्राथमिक आंकड़े विशेषताएं देखी थी। अब द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? तो द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े जो अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित न करके किसी स्रोत या संस्था से क्या प्राप्त कर लेता है, वो द्वितीय आंकड़े आपको कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, चरों का अर्थ एवं प्रकार लिखिए, कम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए द्वितीय आंकड़े हमने पढ़ा, अब आ गया प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे समंक हैं जिन्हें अनुसंधान करता अपने शोध कार्य के लिए स्वयं एकत्रित करता है। ओके, जो स्वयं एकत्रित कर रहा है, अगर अनुसंधान करता तो प्राथमिक आंकड़े, और किसी स्रोत या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कर रहा है आंकड़े, तो वो आपको क्या कहलाएंगे? द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। सिंपल है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है, मध्यिका से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। तो मध्यिका का समंक माला के मध्य का पद मूल्य होता है। मध्यिका, मध्यकांक, मध्यिका यानी मध्यकांक। तो मध्यिका क्या है? समंक माला जो हमें दी हुई है उसका जो मध्य का बीच का पद होता है वही हमारा क्या मध्यिका रहती है। इसके लिए समंक माला के पद को हमें क्या करना, लेकिन बीच का पद ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा लेना, हमें पहले समंक माला जो हमें आंकड़े दिए हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित करना पड़ता है। ओके, ये आपका दिया। माध्य क्या होता है ये आपको तय कर लेना है। तो माध्य एक विशेष सांख्यिकी यंत्र है जो बड़ी संख्या की मदों की क्या एक प्रतिनिधि संख्या में बदल देता है। तो ये हमारा हो जाता कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, आंकड़ों के वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए। तो आंकड़ों के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या होता है कि सांख्यिकी सामग्री को हम क्या सरल और संक्षिप्त बनाना, समंकों की समानता और असमानता को स्पष्ट करना तथा तत्वों की तुलनीय बनाना, समांतर माध्य के प्रकार, सरल समांतर माध्य, भारी समांतर माध्य, इनको तैयार कर लेना है। बहुलक की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। सहसंबंध क्या है? तो सहसंबंध के बारे में आपका दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है हरित क्रांति क्या है, इससे किसानों को होने वाले 2 लाभ, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैविक कृषि धारणीय विकास को किस प्रकार से बढ़ावा देती है। इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर ली है 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण। देखिए 2 नंबर का आपको पता है थोड़ा फिक्स नहीं रहता, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं हम क्या है ज्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं और हर प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करने का प्रयास किया है। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर। अभी हमने 2 नंबर वाले प्रश्नों में प्राथमिक आंकड़े क्या हैं, द्वितीय आंकड़े क्या हैं, प्राथमिक आंकड़ों की विशेषताएं, ये सब देख लिया है। और जब ये आपसे बन जाता है तो फिर अंतर बताना आपके लिए क्या सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं करना अंतर में। प्राथमिक आंकड़े की विशेषताएं, द्वितीय आंकड़े की विशेषताएं। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, बार बार बताते जा रहा हूँ, और ये टॉपिक आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। ओके, और इसके साथ ही टॉपिक आता ही आता है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें फोकस कर रहा हूँ। तो प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीय आंकड़े जो क्या है, जो आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं और उन्हें हम ले लेते हैं, तो वो आपके द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। बाकी बार आपको पढ़ लेना है। इसके साथ ही प्राथमिक आंकड़ों में हमें क्या धन पैसा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि हम स्वयं एकत्रित कर रहे हैं, समय भी देना पड़ता है, परिश्रम भी लगाना पड़ता है, बुद्धि भी लगानी पड़ती है, क्योंकि द्वितीय आंकड़ों में धन और समय और श्रम की बचत होती है। प्राथमिक आंकड़े का प्रयोग क्या है, सावधानी की कम आवश्यकता होती है। ओके, क्योंकि हमने स्वयं एकत्रित किए तो विश्वास, जबकि द्वितीय आंकड़ों में प्रयोग में सावधानी की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, निम्न आवृत्ति विवरण को बिंदु रेखीय चित्रण आपको करना है। इस प्रकार से हमने बना लिया है बिंदु रेखीय चित्रण। लेकिन बच्चों की संख्या हमने 1 2 3 4 लिखा है। अब पहले में क्या है 5 में, तो पहले की 5वीं तक लाइन पहुंचा दो, दूसरे में 7, दूसरी की लाइन 5 और थोड़ा सा उसके ऊपर रहेगा 7 इस प्रकार से। तीसरा है 15, तो तीसरा 15 तक हमने पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से आपका क्या आवृत्ति रेखा चित्र बनाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट रहने वाला है बहुलक के दोष लिखिए।
तो बहुलक एक अनिश्चित और अस्पष्ट माध्य है। पदों की आवृत्ति समाप्त होने पर ही इसे ज्ञात करना कठिन होता है। बहुलक सभी पदों पर आधारित ना होकर इसका होने के कारण इसका बीज गणितीय विवेचना क्या संभव नहीं है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पर तैयार करके रखिएगा। पहले ही आपको भी बताया था समांतर माध्य मध्यिका बहुलक, माध्य मध्यिका बहुलक, तीनों टॉपिक के तीनों जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति माप है, इनकी आपको दोष तैयार कर लेना है और विशेषता तैयार करके रखना है। कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे बहुलक के दोष लिखिए, समांतर माध्य की विशेषताएं लिखिए, समांतर माध्य की दोष लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनको बहुलक ज्ञात करना है। तो अभी आपको सीख कर ये तो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बहुलक का ये फॉर्मूला होते हैं, तो कि ये किस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंकड़ों से बहुलक कैसे ज्ञात करते पड़ते हैं। कक्षा 10वीं में भी आपके ये था, ओके, कक्षा 10वीं की गणित में था। अगर आपने कक्षा 10वीं की गणित में अच्छे से तैयार किया होगा, जो आपके लास्ट वाला अध्याय रहता था, ओके, सांख्यिकी वाली, तो आपसे आसानी से बन जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आयात प्रतिस्थापन क्या है, यह किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। तो आयात प्रतिस्थापन के बारे में बताया जा रहा है और किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, वो बात बताई जा रही है। तैयार कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ओके, अब लॉन्ग टाइप के तो ज्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट आपको धारणी विकास से आप क्या समझते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपका रहने वाला है। धारणी विकास से आपका समझ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो धारणी विकास वाला टॉपिक जरूर आपको पढ़ के रखना है, इतना तो आपको पढ़ के रखना ही है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको बहुलक के 3 गुण आपको तैयार करके रखना है। अभी मैंने आपको इससे पहले बहुलक के दोष बताए, अब गुण आपको तैयार कर लेना है। बहुलक होता है भूष्ट भी जैसे बोलते हैं, का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब जो हमारे दिया है बारंबारता, उसमें जो सबसे अधिक बार है वो हमारा बहुलक होता है। तो बहुत ज्यादा आसान होता है, देख लेते भैया कौन सबसे ज्यादा बार है, बहुलक है। इसे रेखा चित्र के द्वारा हम पे है ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। नेक्स्ट है समांतर माध्य निकालना, आपको सीख लेना है। अगर दोस्तों आपका डायरेक्ट पूछा जाए 2 4 6, जो भी मैंने एग्जांपल में आपको एक बताया था 2 नंबर वाले में, 2 4 6 इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो हम उनको जोड़ देंगे। ओके, तो हमें जोड़ने में 15 आया था, तो जितने में दिए 5 जो दिए नंबर, उनका आपको भाग लगाने, तो आपका आ जाएगा 5 3 15, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा समांतर माध्य। तो जो सिंपल दिए हैं उनका तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ओके, लेकिन जब इस प्रकार से आ जाए, इस तालिका के रूप में आ जाए, तो फिर उनका क्या तरीका होता है निकालने का। तो इस तरीके से आपको फिर सीखना है समांतर माध्य निकालना। ओके, नेक्स्ट योजना के उद्देश्य के रूप में समता के साथ साथ वृद्धि की व्याख्या कीजिए। प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे दोस्तों आपको तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, कई बार ये क्वेश्चन आया है। ओके, एक बार नहीं कई बार आया, इसलिए आपको पढ़ के रखना है। योजना के उद्देश्य के रूप में समता के साथ साथ वृद्धि की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से रहने वाला और सिंपल है आपका ये। नेक्स्ट आपको तैयार करना है धारणी विकास की विशेषताएं लिखिए। धारणी विकास की अवधारणा भी हम देखा, धारणी विकास की विशेषताएं जैसे पर्यावरण का संरक्षण है, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकता पर ध्यान देना, वितरणात्मक समानता, ये आपकी धारणी विकास की विशेषता है। तो एक बार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है भारत के 5 बड़े शहरों की जनसंख्या समंकों को उचित दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी आपको दंड आलेख बनाना है। ये आपको डाटा दिया हुआ है, शहर के नाम दिए, उनकी जनसंख्या दी हुई कि ये इतने 70 लाख है, दिल्ली में, चेन्नई में 60 लाख, इस पास दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना। क्या रहेगा, सिंपल आपका रहने वाला है। यहाँ हमने लिख दिया है कि इसके नाम, शहरों के नाम लिख दिए, और यहाँ लिख 0 15 30 45, यानी मतलब 15 के डिफरेंस में हमने क्या है यहाँ वो बना लिया है अपनी लिस्ट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ये अब दिल्ली में 70, तो दिल्ली में क्या बनना है, दिल्ली में हमारा 70, तो 70 के देखो 60 और 75 के बीच में क्या वो 70, तो ये 70, तो सिंपल आपका रहता है। अब नेक्स्ट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, अब कोई 2 कार्य लिखिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में बताया जा रहा है। इसके 2 कार्य क्या होते हैं, तो आपको कार्य दिए जा रहे हैं, वो शॉर्ट सिंपल दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति वाला पूरा अध्याय है, तो आपको पता ही होना चाहिए पहले कि केंद्रीय प्रवृत्ति की आप माप तो पढ़ रहे हैं कि माध्य मध्यिका बहुलक ये सब उसके दोष गुण सब पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन आपको यही पता ना हो केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या, तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ओके, इसलिए आपको तैयार करके रखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और उसके कार्य। नेक्स्ट ये आपको तैयार करके रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी आपको रहता भी, मैं आपको समझा देता हूँ 1 मिनट के अंदर, कि जिसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि समंक दिए, समंक है आंकड़े का एक ही बात रहने वाली, आंकड़े दिए कि मध्यिका निकालें। तो मैंने अभी आपको मध्यिका बताया, मध्यिका क्या होता है, मध्य का अंक यानी बीच का पद है। लेकिन बीच का पद तभी हम लेंगे जब उन्हें हम आरोही अवरोही क्रम में हम जमाते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ आप देखा हमने मध्यिका में निकाली, ये सब हमको दिया हुआ है। ओके, इनके क्रम में हम पहले जमा लिया, इस प्रकार से मैं दिया हुआ है, सेम हमको ये दिया हुआ है, हमें मध्यिका निकालनी है। मध्यिका बराबर n+1/2 वह पद ये होता है। तो जोड़िए कितने हैं हमारे 9 है, ये 9 + 1 यानी 10/2, 10/2 यानी 5वां पद। 5वां पद देख लीजिए कौन रहने वाला हमारा, तो 5वां पद रहने वाला हमारा 20। लेकिन कब ये हमने लिया, तब इनको जमा लिया,
इनको कैसे हमने बढ़ते क्रम में जमा ला, बढ़ते क्रम में जमा लिया, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में आपको जमाना है। 10 आता है, पर यहाँ 15 दिए तो 15 नहीं लिखा हमने, 13 लिखा, 10 के बाद 13 आता है, फिर 15 आता है, फिर 18 आता है, फिर 20 आता है, इस प्रकार से क्रम में जमा लिया। अब फिर इसके बाद हमारा रख लिया 20 का पद यानी 5वां पद है। 5वां पद कौन सा होगा? 20, 5वां पद हमारा 20 है तो 20 हो जाएगा इस प्रकार से। योजना के लक्ष्य क्या होने चाहिए, और ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण। प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। औपनिवेशिक काल का जब भी शब्द है इसका मतलब अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय कृषि बहुत ज्यादा क्या है, उसकी बेकार स्थिति हुई थी कृषियों की और किसानों की। तो उसके क्या कारण है, भू व्यवस्था जो थी, निम्न स्तर की तकनीक थी, छोटे एवं खंडित जोते थे, ये सब के हैं आपके औपनिवेशिक काल या शासन काल में कृषि की गतिहीनता के कारण। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को बताइए। जब देश आजाद हुआ तो भारत के समक्ष कौन कौन सी आर्थिक चुनौतियां थी? तो पहले कृषि की समस्या, क्योंकि जब अंग्रेज गए तो उन्होंने क्या है, देश को पूरा लूट के एकदम चले गए थे। तो कृषि की बात करें तो कृषि एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी थी। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की समस्या थी, साथ ही आर्थिक आधारित संरचनाएं वाली जो हमारे रेल हो गया, पत्तन हो गया, जल परिवहन, डाक संचार हो गया, इन सबको अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था पूरी तरीके से। तो इनको सही करना ही हमारे क्या आर्थिक चुनौती, तो ये सब दिया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से लघु विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है, लघु विधि से ज्ञात करना है, ये तो देखिए आपको सीखना पड़ेगा। ये आपके क्या समझने के टॉपिक है, तो इन्हें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप YouTube पर भी डालेंगे कि समांतर लघु विधि समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें, तो आपको आसानी से कई सारी वीडियो मिल जाएगी, एक बार समझ लीजिएगा। लॉन्ग में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये आपका तरीका है, पूरी तालिका बनाना पड़ता है। जैसे आपको माध्य मूल्य निकालना, फिर विचलन निकालना पड़ता, पद का विचलन निकालना पड़ता है, फिर उसका गुणा करके लिखना पड़ते हैं, फिर बाद में जोड़ देने पड़ता है। और ये फॉर्मूला आपको, इसमें फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। समांतर माध्य का लघु विधि का ये फॉर्मूला है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आएगा। ओके, ये मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको समझा है, डिटेल से आपको एक बार देख लीजिएगा। मध्यिका के गुण लिखिए। ओके, मध्यिका के आप गुण आपको तैयार करना है, पहले ही बता चुका हूँ। माध्य मध्यिका बहुलक के गुण और दोष आपको तैयार करके रखना है। तो मध्यिका गुण दिए हुए, मध्यिका ज्ञात करना एवं समझना सरल है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही मध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। और जो मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, ताकि अगर आप जैसे वीडियो के बाद आप रिवीजन फिर दोबारा करना पड़े तो आपको आसानी हो, बार बार वीडियो आपको ना देखना पड़ेगा। सहसंबंध के विभिन्न प्रकार बताइए। सहसंबंध के प्रकार, दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। इसके बाद आगे आपका दिया हुआ है अनुपात के आधार पर रेखीय अरेखीय संबंध, चरों की संख्या के आधार पर सरल और बहुघटतीय एवं आंशिक सहसंबंध। फिर नेक्स्ट है निर्देशांकों या सूचकांक का महत्व, उपयोगिता या आवश्यकता बताइए। अब देखिए, महत्व कहा जाए, उपयोगिता कहा जाए, आवश्यकता कहा जाए, एक ही बात यहाँ रहने वाली है। ओके, तो निर्देशांक को महत्व लिखिए, निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए या निर्देशांकों की आवश्यकता लिखिए, वो आपको तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट ही आपका रहने वाला लॉन्ग में 4 पॉइंट आपको तय करना, पहला दूसरा तीसरा ये दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है। जैसे आर्थिक सुधार से क्या अभिप्राय है, भारत में आर्थिक सुधार क्यों शुरू किए गए या प्रारंभ किए गए। तो ये आपका आर्थिक सुधार के बाद दिए कि आर्थिक सुधार का मतलब क्या होता है। आर्थिक सुधार वाला पूरा आपकी यूनिट है, इकाई है, तो आर्थिक सुधार आखिर है क्या और भारत में क्यों शुरू किए गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है उदारीकरण और निजीकरण में अंतर। उदारीकरण और निजीकरण में आपको ये अंतर दिया हुआ है। इसके बाद जैविक खेती, जैविक जो कृषि है हमारी, इसके लाभ बताइए, इसके क्या लाभ होते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। और बिल्कुल ये तो सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। ये दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तय करना है समांतर माध्य के दोष लिखिए। तो समांतर माध्य के दोष आपको तय कर लेना है। इनका मान केवल निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। इसमें दोष इसका क्या है कि इसमें जो समांतर माध्य में हर जो मूल्य होता है उसको बराबर, सभी को बराबर महत्व दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कई बार जो परिणाम होते हैं वो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। ये सभी इसके दोष तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी माध्य मूल्य वह मूल्य होता है जो मूल्यों को कोई अस्तित्व नहीं रखता है। बाकी ये आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये आंकड़े दिए हैं, इनका समस्या है समांतर माध्य निकालना है। तो ये आपका समांतर माध्य बिल्कुल सिंपल आपको वाला सी समांतर माध्य है, तैयार करके आपको रखना है। तो कैसे निकाला गया है कि ये तो हमें दिए ही हुए हैं, क्योंकि बारंबारता दी है, एफ की संख्या दुकानों संख्या नहीं, एफ दिया हुआ है हमें। मध्य मूल्य निकालना है, पहले इनका मध्य मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, 2 का भाग लगाना है। ओके, 0 5 का 0, वैसे यहाँ सिंपल है, 0 10 का 20 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 से 20 25 इस बार से एक्स निकाल लेना, मध्य बिंदु निकाल लेना है। फिर दोस्तों आपको मध्य बिंदु का एफ में गुणा कर देना है, तो वो आपको लिखना है जो भी हमारा आए
एफ एक्स आ जाएगा, फिर एफ एक्स का हमें सिग्मा निकालना, जोड़ देना है। ओके, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए, एन हमें यहाँ निकाल देना, संख्या जोड़ देना है एफ की। ओके, टोटल तुम्हारा ये आपका आ जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको निजी गण के उद्देश्य आपको तैयार करना है। निजी गण के मुख्य उद्देश्य लिखिए, इंपॉर्टेंट आपका ये रहना है, ये 4 दिए हुए उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। हमें दिया हुआ है मध्यिका की गणना किससे निकालना है, तो ये कैसे निकलने वाला है ये आपको बिल्कुल सीख के रखना है। ये लॉन्ग टाइम में तो फिर आपको इसी टाइप के रहने वाले हैं, और ये ऐसा नहीं रटा नहीं जा सकते, रट सकते हैं। इन्हें आपको पूरा समझना पड़ेगा कि किस चीज़ में हमें क्या निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे ये हमको दोनों दिया हुआ है, इसमें आवृत्ति और संचयी आवृत्ति निकालनी पड़ती है, तो इसे आपको सीख लेना है। मध्यिका निकालना जरूर सीख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है निर्देशांक बनाने की समस्या या कठिनाइयां बताइए। निर्देशांक बनाते हैं उसमें कौन कौन सी कठिनाई जाती हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। इनका मैंने आपको हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा, इसलिए छोड़ लीजिए। इसके आगे आपका ये रहने वाला। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहने वाला, वैश्वीकरण की विशेषताएं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अभी तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है, लेकिन फाइनल एग्जाम तक आप क्या है मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि अभी से जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी फिर आपको फाइनल एग्जाम के लिए लगातार मेहनत करनी है अच्छा स्कोर करने के लिए। ओके, तो और पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से उनका सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको अपने विषय का क्या कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिस सब्जेक्ट का आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, साथ ही 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा तरीके से आपको मटेरियल दिया जाएगा, तो फिर आपको क्या तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैश्वीकरण की विशेषताएं आपको तैयार कर लीजिएगा। ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि विदेशी मुद्रा कोष में क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, इसके बाद भुगतान संतुलन को व्यवस्थित रखता है, विनिमय दरों के परिवर्तन को कम करता है, उत्पादन में नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए वृद्धि करता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको समांतर माध्य के गुण तैयार कर लेना है। समांतर माध्य के गुण ये आपके दिए हुए हैं। पहले ही दोस्तों मैं आपको हर बार बताते जा रहा हूँ कि माध्य मध्यिका बहुलक के गुण और दोष आपको तैयार करना है। माध्य के गुण दोष, मध्यिका के गुण दोष और बहुलक के गुण दोष। ओके, और मैं आपको बता भी रहा हूँ, इसलिए मध्यिका के दोष भी आपको तैयार करना है, मध्यिका के दोष दिए हुए। और निर्देशांकों की आपको विशेषताएं तैयार कर लीजिए। क्या क्या निर्देशांक की विशेषताएं होती है, और निर्देशांक को सूचकांक भी बोलते हैं। तो संख्या द्वारा व्यक्त करना, सापेक्ष माप, प्रतिशतों का माध्य, तुलना का आधार, ये सभी आपकी निर्देशांकों की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण की नीति अपनाने के कोई 4 कारण लिखिए। तो उदारीकरण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से देश की अर्थव्यवस्था में लगभग मुक्ति दिए जाने को हम क्या है उदारीकरण कहते हैं। इससे कारण क्या है कि आर्थिक विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास की कठिनाई को दूर करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु उद्योग गतिशील तथा कुशलता लाना, ये सभी है उदारीकरण की नीति को अपनाने के कारण। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ बता दिए। जितने क्वेश्चन बताएं सभी दोस्तों आपको तैयार कर लीजिएगा, तो आपके दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा की तो तैयारी हो ही जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों 80 से 90% आपकी क्या है वार्षिक परीक्षा के लिए भी तैयारी हो जा रही है। कुछ और क्वेश्चन तैयार करना है वार्षिक परीक्षा के लिए, तो जब मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तो मैं आपको कवर करा दूंगा। लेकिन अभी आप मेहनत कर लीजिए तो वार्षिक परीक्षा में फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, और उसके साथ ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो मैंने अभी क्वेश्चन बताए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। इस बार में हमने इस वीडियो में टॉप 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। हर प्रकार को मैंने इंपॉर्टेंट कवर कर दिए हैं। अब केवल दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम टॉप 100+ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। भाई दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।